Today we are starting a new chapter in history of India, that is the syllabus that you have to study, and that is about tribals, Dikus and the vision of a golden age. तीन चीज़ें हैं इसमें जो नोटिस करने लायक हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइबल्स, दूसरा डिकूज कौन थे, एंड लास्टली ये गोल्डन एज क्या था. गोल्डन एज के बारे में हम बाद में बात करेंगे. पहले हम स्टार्ट करते हैं इन दो सवालों से. Now, who are tribals actually, and who were Dikus? Tribals आज भी हैं, पहले भी थे और आज भी हैं. So we will talk about first of all tribals. एक इमेज तुम्हारे सामने दिख रहा है, ये ट्राइब्स हैं अलग अलग एरियाज के इंडिया के. ट्राइबल्स यूजुअली वो लोग हैं जो आदिवासीज जिन्हें हम कहते हैं, जो कि फॉरेस्ट एरिया में रहते थे. अब बहुत सारे ट्राइबल्स सिविलाइज्ड लाइफ जीते हैं, सिविलाइज्ड एरियाज में रहते हैं और काफ़ी वेल एजुकेटेड हैं. बट हु आर एक्चुअली ट्राइबल्स? इफ़ यू स्टडी एंथ्रोपोलॉजी विच इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेस एंड ऑल, तो एक्चुअली उसमें ये उसके हिसाब से ट्राइबल्स जो होते हैं ये एक सोशल ग्रुप है. ओके, सो अ ट्राइब इज़ अ सोशल डिविजन एंड इट हैज़ अ traditional society consisting of families and communities linked by social, economic, religious or blood ties with a common culture and dialect, typically having a recognized leader. यानी कि एक ट्राइब एक सोशल ग्रुप होता है, एक सोशल डिवीजन होता है जिसमें फैमिलीज होती हैं, कम्युनिटीज़ होती हैं और वो आपस में कनेक्टेड होते हैं सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक या फिर ब्लड रिलेशंस से. ब्लड टाइज मतलब ब्लड रिलेशंस. उनका एक कॉमन कल्चर होता है और एक डायलेक्ट होता है. डायलेक्ट मीन्स लैंग्वेज. लैंग्वेज और डायलेक्ट में क्या डिफरेंस है? लैंग्वेज ज़्यादा नंबर के लोग बोलते हैं, बहुत ढेर सारे लोग जब किसी भाषा को बोलते हैं तो हम उसे लैंग्वेज कहते हैं. जब कुछ लोग उसे बोलते हैं तो वो डायलेक्ट कहलाता है. और उनका हमेशा एक रिकॉग्नाइज्ड लीडर ज़रूर होता है एक ट्राइब का. तो क्या क्या है? एक ट्रेडिशनल सोसाइटी वी कैन से, ओके, एंड देन फैमिलीज़ हैं, कम्युनिटीज़ हैं, उनके जो कनेक्शंस हैं वो सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस या ब्लड टाइज होते हैं. एक कॉमन कल्चर होता है, एक डायलेक्ट होता है और एक रिकॉग्नाइज्ड लीडर होता है. तो यदि ऐसा कोई सोशल ग्रुप है तो हम उसे एक ट्राइब मानते हैं, एक ट्राइबल कम्युनिटी बोलते हैं. डिकूज कौन थे? डिकूज मतलब आउटसाइडर्स फॉर द ट्राइबल पीपल. और किन्हें ये डिकूज मानते थे, यही हमारी आज की पढ़ाई है पूरी. आज यानी इस चैप्टर में कि ये ट्राइबल्स कौन थे, इनकी लाइफ क्या थी और ये किसे डिकूज मानते थे. आउटसाइडर वर्ड सुन के ही लग रहा है कि ऐसे लोग जिन्हें अनवांटेड माना जा रहा है, जिन्हें डिस्टर्बेंस माना जा रहा है लाइफ में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल विथ द ट्राइबल ग्रुप्स एंड देयर लाइव्स. लेकिन उसके पहले एक फोटो है तुम्हारे स्क्रीन पर और नाम लिखा हुआ है बिरसा मुंडा. यू कैन सी द इमेज. बिरसा मुंडा के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं और फिर आगे बात करेंगे ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में. बिरसा मुंडा छोटा नागपुर एरिया में रहता था, छोटा नागपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड. और लोग मानते थे कि बिरसा मुंडा के पास स्पेशल मैजिकल पावर्स हैं. ओके, कैसी मैजिकल पावर्स? वो लोगों की बीमारियां दूर कर सकता है, वो प्रोडक्शन बढ़ा सकता है एग्रीकल्चरल या फॉरेस्ट में जो भी चीज़ें लोग ग्रो करते हैं उसका प्रोडक्शन बढ़ा सकता है. और वो खुद भी यही कहता था कि हमको गॉड ने भेजा है, आई एम सेंट बाय गॉड to help you out and to relieve you from your troubles. Now exactly which troubles were there? किस चीज़ से इतना troubled थे ये सोसाइटीज़ जिनसे बचाने के लिए उन्हें बिरसा मुंडा जैसा व्यक्ति चाहिए था, जिसे कि लोग भगवान मानते थे. He was considered to be God himself and he was not only blindly followed by his own tribesmen but also other tribes like Santhals and Oraons. Munda was the tribe that he belonged to. Birsa was his name. तो बिरसा मुंडा को न सिर्फ मुंडा ट्राइब बट ऑल्सो संथाल्स एंड ओराउस, ये दूसरे ट्राइब्स भी भगवान की तरह मानते थे और समझते थे कि अगर वही है जो उन्हें उनकी परेशानियों से निजात दिला सकता है, रिलीव कर सकता है.
ये कौन सी परेशानियां थी, इसको समझने के लिए अब हम पढ़ेंगे कि उनकी लाइफ कैसी थी, ये ट्राइबल्स अपनी जिंदगी कैसे जीते थे और उस जिंदगी जीने में उन्हें कौन सी परेशानियां आ रही थी, और ये आउटसाइडर्स कौन थे ये डीकूज जिनसे वो इतने परेशान थे। वन प्रोमिनेंट डीकू और वन कम्युनिटी, वन ग्रुप फॉर विच दिस डीकू टर्म वाज यूज्ड वर द ब्रिटिश ऑफिशियल्स। तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स को तो बहुत बड़ा ट्रबल मानते थे वो लोग, क्यों मानते थे ये भी हम बात करेंगे इस चैप्टर में। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट देयर लाइफस्टाइल, कि वो जीते कैसे थे, उनकी जिंदगियां कैसे चलती थी, वो क्या खाते थे, क्या लाइफ थी उनकी, पैसे कहाँ से आते थे उनके पास। तो हमने इसलिए उनके लाइफस्टाइल को 3-4 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। ओके कि जो अलग अलग टाइप के लोग थे और उनकी लाइफ कैसे चलती थी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द कल्टिवेटर्स हु शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और उन्हें झूम कल्टिवेटर्स कहा जाता था। और एज यू कैन सी झूम कल्टिवेटर्स यानी जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन करते थे। शिफ्टिंग कल्टिवेशन में क्या किया जाता है कि फॉरेस्ट का एक एरिया क्लियर किया जाता है। कैसे? जो ट्री टॉप्स हैं उनको काट दिए जाता है ताकि धूप आ सके अंदर, क्योंकि जो फॉरेस्ट में जो ट्री टॉप्स होते हैं, वो जो कैनोपी होता है ट्री का, जो ऊपर पत्तियों का, ब्रांचेस का पूरा झुंड है, वो इतना डेंस होता है कि कई एरियाज में जमीन तक धूप ही नहीं आ पाती है। तो ये लोग ट्री टॉप्स को, उस कैनोपी को काट के धूप आने का रास्ता बनाते थे, और जो नीचे वेजिटेशन है, जो प्लांट्स हैं, जो स्मॉल ट्रीज हैं, वो सब जला देते थे। जो ऐश होता था उसका, उसको जलाने के बाद उसको ये एज फर्टिलाइजर यूज करते थे लैंड की फर्टिलिटी के लिए, और उसमें फिर ये अपने क्रॉप्स ग्रो करते थे। और क्रॉप्स के सीड्स कैसे डालते थे ये, दे यूज टू ब्रॉडकास्ट, यानी ऐसे ऐसे करके स्कैटर करते थे, न कि एक क्यारी बना के या प्रॉपरली सो करके। वहां पे वो कोई भी हल चला के फरोज नहीं बनाते थे, ना ही उसमें बीज बोते थे। दे यूज टू ब्रॉडकास्ट सीड्स, बस ऐसे ही सीड स्कैटर करके छोड़ देते थे। और उसके बाद जब उनके प्लांट्स ग्रो कर जाते थे, तो जब वो हार्वेस्ट हो जाते थे, देन आफ्टर हार्वेस्टिंग द रेडी क्रॉप they moved to another place, and that place was left fallow for several years to regain fertility. उस एरिया को जहां उन्होंने एक बार क्रॉप ग्रो किया है, उसे वो छोड़ देते थे एज इट इज, ताकि कुछ सालों में ये अपनी फर्टिलिटी रीगेन कर ले सॉइल। ओके, एंड दे मूव टू अनदर एरिया, और फिर वहां फिर से यही प्रोसेस फॉलो करते थे। सो दे वर, दैट इज वाई कॉल्ड एज शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स, जो एक जगह से दूसरे जगह मूव करते थे। और ये बेसिकली किस एरिया में पाए जाते थे इंडिया के? द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड द सेंट्रल इंडिया। और इस फोटो में तुम देखो, ये एक लैंड एरिया जहां इन्होंने जला के खाली किया है, और फिर इसमें अब ये कल्टीवेशन करेंगे। ये ऑफ कोर्स फॉरेस्ट एरिया में ही ये प्रैक्टिस होता था, और जलाने के बाद कुछ इस टाइप का दिखता था ये जो लैंड एरिया होता था। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट कैटेगरी थी हंटर्स और गैदरर्स की। कई ऐसे लोग थे जो वो लाइफ नहीं चुनते थे, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन की लाइफ नहीं चुनते थे, हंटिंग और गैदरिंग करते थे। हंटिंग और गैदरिंग का मतलब क्या है? हंटिंग माने जानवरों को मारना, और गैदरिंग मतलब फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करना, यानी फॉरेस्ट में जो भी कुछ अवेलेबल है खाने की चीज़ें और हमारे अपने काम की चीज़ें, उसे कलेक्ट करना। तो ये जो हंटर्स और गैदरर्स थे, यहाँ पे हमने बेसिकली ज़्यादा डिटेल में बात की है खोन्स की, जो उड़ीसा के थे। ओके, खोन्स वर अ ट्राइबल ग्रुप विच बिलोंग टू उड़ीसा। तो उड़ीसा के एक ट्राइबल ग्रुप की हम बात यहाँ डिटेल में कर रहे हैं। यू कैन सी इन द इमेज कि वो लोग कैसे हंटिंग करने चाहते थे। पूरा एक संग, एक ग्रुप बना के, कलेक्टिव हंट होता था। एक संग ग्रुप बना के जाते थे, जानवर को मारते थे, और जो मीट होता था फिर वो पूरे ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट होता था। सब लोग मिल के उस जानवर का जो फ्लैश था उसे खाते थे। ओके, क्या कलेक्ट करते थे? वो फ्रूट्स और रूट्स कलेक्ट करते थे जंगल से, खाते थे उसको। एक्सट्रैक्टेड ऑयल, जो ऑयल की उनको ज़रूरत होती थी, वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते थे? महुआ और साल के सीड्स से।
ये प्लांट्स हैं महुआ एंड साल, और उसके सीड्स से वो कलेक्ट करते थे, एक्सट्रैक्ट करते थे ऑयल। देन यूज्ड मेनी हर्ब्स एंड श्रब्स फॉर मेडिसिनल यूज। जो फॉरेस्ट में अवेलेबल श्रब्स हैं और हर्ब्स हैं, उनकी पत्तियों को, फूलों को फॉर मेडिसिनल पर्पस यूज करते थे। एंड ऑफ कोर्स कई बार पैसे कमाने के लिए वो फॉरेस्ट का प्रोडक्ट ले जाके बेचते थे लोकल मार्केट्स में, और उससे जो पैसा मिलता था थोड़ा बहुत, उससे अपना घर चलाते थे।